Now our chapter is ecosystem. What is ecosystem? An ecosystem is a functional unit nature where living organisms interact with each other and with the physical environment. इकोसिस्टम क्या है? नेचर का फंक्शनल यूनिट है एंड जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से एज वेल एज इन्वायरमेंट से, वही क्या कहलाता है? इकोसिस्टम. एंड व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम? नेचर. Sorry, what is the functional unit of nature? Ecosystem is the functional unit of nature. Ecosystem structure and function. Types of ecosystem. Ecosystem कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेनली तीन टाइप, दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है हमारा फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स. और एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमारे आते हैं पॉन्ड्स, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्टुअरीज, सी. यहाँ पे सभी तो याद हो जाते हैं, बट ये ध्यान रखें कि वेटलैंड जो होता है वो एक्वाटिक में आता है एंड एस्टुअरी भी हमारा क्या है? एस्टुअरी भी हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम में आता है. एंड मैन मेड, क्रॉपफील्ड एंड एक्वेरियम, ये क्या है? मैन मेड इकोसिस्टम है. इंटायर बायोस्फीयर इज रिगार्डेड एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम. अगर हम पूरे बायोस्फीयर को देखें तो उसको एक ग्लोबल इकोसिस्टम कह सकते हैं, एकदम ब्रॉड कंटेस्ट. और इन इकोसिस्टम biotic abiotic component interact and functional unit as a functional unit. See, इकोसिस्टम में क्या होता है? बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं. और इकोसिस्टम में क्या है? फंक्शनल यूनिट है. मतलब वो दोनों इंटरेक्ट करके एक यूनिट बनाते हैं, वही क्या है? फंक्शनल यूनिट है. Vertical distribution of different species occupying different level is called stratification. Example, in a forest, tree occupy the top strata, shrub occupy second, and herb and grasses occupy the bottom. See, डिफरेंट अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट स्पेसीज का, और उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं. जैसे आप फॉरेस्ट को देखें तो टॉप पे ट्रीज होती हैं, उसके नीचे श्रब्स होती हैं और सबसे नीचे ग्रासेस होती हैं. तो ये क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीसीज का, और यही क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन है. आप ऐसे याद रख सकते हैं, टी, टी फॉर ट्री, टी फॉर टॉप, S for shrub, S for second, and जो बच्चा लास्ट में हर्ब एंड ग्रासेस, वो क्या है? बॉटम में होते हैं. पॉन्ड इकोसिस्टम, दैट इज एक तरीके का एक्वेटिक इकोसिस्टम है. A pond is a shallow, simple, self-sustaining water body that exhibit all basic component of an ecosystem. जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो क्या होता है? शैलो होता है, सिंपल है और सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी है एक तरीके का. और पॉन्ड में क्या होता है? सभी कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के. और कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इकोसिस्टम के? तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो एबायोटिक कंपोनेंट होता है, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है. एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो उसमें कौन कौन से आते हैं? तो वाटर आता है एंड सॉइल डिपॉजिट्स आते हैं, और कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होते हैं. सी, लाइक सोलर इनपुट क्या है? ये भी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट ही है. साइकिल ऑफ टेम्परेचर है, डे लाइट, दीज आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस. एंड बायोटिक में हमारे आते हैं ऑटोट्रॉपिक एंड कंज्यूमर्स. ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो जो कि क्या करते हैं? खुद का फूड बनाते हैं. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गीज एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड मार्जिनल प्लांट्स. ये सब क्या है? एक्वाटिक कंपोनेंट है किसके? पॉन्ड इकोसिस्टम के. नाउ कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? दैट इज हेट्रोट्रॉप, तो उसमें आते हैं जू प्लैंक्टॉन्स, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स. कंज्यूमर्स में आते हैं जू प्लैंक्टॉन्स, और जो बॉटम ड्वेलिंग एंड फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं? हेट्रोट्रॉप, दैट इज कंज्यूमर्स में. ये क्या है? अभी तक पॉन्ड इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स आप पढ़ रहे हैं. डिकम्पोजर जो है ये भी बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का. इसमें आता है फंगी, बैक्टीरिया एंड फ्लैजलेट्स. C. Pond performs all the function of the an ecosystem. पॉन्ड्स जो होता है
उसमें सारे फंक्शन होते हैं एक इकोसिस्टम के, सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम के। लाइक ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक मटेरियल यूजिंग सोलार रेडिएशन। और ऑटोट्रॉप कौन कौन से थे, फाइटोप्लैंक्टन थे एंड सबमर्ज्ड फ्लोटिंग क्या थे, प्लांट्स थे। ये लोग क्या है, ऑटोट्रॉपिक हैं, जो कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, किसका यूज करके, सोलर रेडिएंट एनर्जी का। और हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं हमारे, जो कि कंज्यूम करें, जो कि ईट करें ऑटोट्रॉप्स को, वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और थर्ड आता है हमारा डिकम्पोजर्स। ये सब क्या है, फंक्शन है जो कि पॉन्ड इकोसिस्टम में परफॉर्म हो रहा है। जैसे क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्जन। और हेट्रोट्रॉफ कर रहे हैं, फिर कंज्यूम कर रहे हैं उस न्यूट्रिएंट को थ्रू बाय ईटिंग द ऑटोट्रॉफ। उसके बाद डिकम्पोजिशन, मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर बाय द एंड रिलीज देम बैक फॉर यूज ऑफ द ऑटोट्रॉफ्स। क्या करते हैं, मिनरलाइजेशन एंड डिकम्पोजिशन कौन कर रहा है, फंगी, बैक्टीरिया, फ्लैजलेट, सो दैट जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में फिर से चले जाएं और ऑटोट्रॉफ उन्हें फिर से यूज करें। बट ये पॉन्ड इकोसिस्टम है तो सेडिमेंट में जाएं, वाटर में डिजॉल्व हो जाएं जो न्यूट्रिएंट। फोर बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए फोर बेसिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला आता है प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, energy flow, and fourth one is nutrient cycle. These are the basic components for the functioning of an ecosystem. Now एक एक कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। उसमें पहला आता है हमारा प्रोडक्टिविटी। सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। मेन सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी है। तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। अमाउंट ऑफ बायोमास, दैट इज द ऑर्गेनिक मैटर produced per unit area over the time period by plant during photosynthesis is called primary production. See, जितना भी बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है यूनिट एरिया में पर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वही क्या है हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाता है। और उसकी यूनिट क्या होती है, उसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, अगर बायोमास को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वेट पर, यहाँ पे होगा ग्राम पर मीटर स्क्वायर, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, पर मीटर स्क्वायर होगा। और एनर्जी की फॉर्म में हम कर रहे हैं और तो यहाँ पे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है, यूनिट है प्राइमरी प्रोडक्शन का। एंड द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। और यही जो गिवन टाइम पीरियड एरिया में था, अगर उसी को पर यूनिट टाइम पीरियड में कर दें, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो वही क्या कहलाएगा, प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। एंड इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। सी, जो प्रोडक्टिविटी है, आप यहाँ पे क्लियर रहें, ये प्राइमरी प्रोडक्शन है एंड ये प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, मतलब दो उसमें कैटेगरी में, एक तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी जिसको कहते हैं, और दूसरा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको एनपीपी कहते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर प्लांट जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करता है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वही क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। एंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूज्ड बाय द प्लांट इन रेस्पिरेशन। और उसके बाद जो प्रोडक्शन कर लिया, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें से कुछ प्लांट यूज कर लेता है रिस्पायरेटरी यूजेस के लिए। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एमपीपी को क्या कहते हैं, इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेट्रोट्रॉप्स, दैट इज हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स आप कह लें। अगर नाउ सी, ये जो आपने देखा कि पहले जीपीपी था,
जो प्लांट ने इनिशियली कितना जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जो जीपीपी है, उसमें से अगर आप रिस्पायरेटरी लॉसेस जो प्लांट ने यूज किया उसको निकाल दें तो जो हमारा बचता है वही क्या कहलाता है, एनपीपी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज वही कहा गया इसलिए कि जो अवेलेबल बायोमास है प्लांट के पास या फिर ऑटोट्रॉप्स के पास, जिसे हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूम करे, वही क्या है, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दैट इज एनपीपी इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेटरी लॉसेस। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी अब क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। जो हेटेरोट्रॉप्स ने कंज्यूम किया एनपीपी को, उसके बाद वो न्यू मटेरियल उसका फॉर्म करे कंज्यूम करने के बाद, वही क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम, और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट इकोसिस्टम का डिफरेंट होता है। इट इज बिकॉज इट डिपेंड अपॉन, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है पहले तो प्लांट स्पेसीज इनहिबिटिंग एन एरिया, कि कौन सी प्लांट की स्पेसीज उस एरिया में है, क्योंकि कुछ प्लांट स्पेसीज ऐसी होती हैं जिनका प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस ज़्यादा करती हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है इसलिए। एंड सेकेंड इज इन्वायरमेंटल फैक्टर, कैसा है उस इकोसिस्टम का। थर्ड इज उस इकोसिस्टम में न्यूट्रिशन कितना अवेलेबल है। एंड फोर्थ इज फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, उस प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ज़्यादा तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा। Annual net primary productivity of the whole biosphere is 170 billion ton, that is dry weight। जो पूरी बायोस्फीयर का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो 170 बिलियन टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है। एंड ऑफ दिस, और उसी में से डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन इज ओनली 55 बिलियन टन। हम लोग जानते हैं कि जो ओशन है वो हमारे अर्थ का 70% सरफेस को कवर करता है, बट आपको पता है जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ओशन की, वो ओनली होती है 55 बिलियन टन। मतलब 170 में से अगर आप 55, सिर्फ बिलियन टन कितना है, आप देख लेंगे उसका 50% भी नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द 170 बिलियन टन। जो टोटल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसका नियरली 30% ही सिर्फ क्या है, ओशन में, ओशन की प्रोडक्टिविटी है। और लेकिन ओशन कितना कवर करता है सरफेस का, 70%। तो इससे ये पता चल रहा है कि ओशन का जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो लो है। और यही अगर आप 170 में से 55 माइनस कर दें तो आपके अराउंड 115 बिलियन टन आएगा। और वही क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है किसकी, लैंड इकोसिस्टम का। तो आप देख रहे हैं कवर्ड ओशन तो ज़्यादा कर रहा है बट उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम है एज कम्पेयर टू लैंड इकोसिस्टम से। नाउ we'll move to the second basic component for the functioning of ecosystem, that is the decomposition. It is the breakdown of the complex organic material by decomposers into the inorganic substance like CO2, water and nutrient. It is largely an oxygen requiring process. See, डिकम्पोजिशन होता क्या है, वो प्रोसेस है जिससे जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टांस में ब्रेक कर देते हैं। और सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टांस जैसे कि CO2, वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट। और जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है ना वो एरोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। एनारोबिक कंडीशन में आप कह सकते हैं डिकम्पोजिशन नहीं होता या फिर बहुत ही लो होता है। रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड डेंड्राइटस। जो रॉ मटेरियल होता है मतलब जिसपे डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, डेंड्राइटस कहलाता है। एग्जाम्पल, डेंड्राइटस के एग्जाम्पल होते हैं डेड प्लांट रिमेन्स लाइक लीव्स, बार्क, फ्लावर etc, डेड एनिमल रिमेन्स एंड फीकल मैटर।
डेंड्राइटिस क्या है, जैसे कि डेड प्लांट्स के कुछ रिमेन्स लाइक लीव्स हो गया, बार्क हो गया, फ्लावर हो गया, और एनिमल्स के रिमेन्स हो गए, फीकल मैटर्स, ये सब क्या है, डेंड्राइटिस है। नाउ स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में भी इस पे क्वेश्चन आया था एंड 2023 दैट इज रिसेंट ईयर, दोनों साल क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे। एंड सेम डिकम्पोजिशन टॉपिक से ही आया, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट स्टेप होता है फ्रेगमेंटेशन, सेकंड होता है लीचिंग एंड थर्ड होता है कैटाबॉलिज्म। फ्रेगमेंटेशन इट इज द ब्रेकडाउन of detritus into the smaller particle by detritivores that is earthworm. See, fragmentation क्या है, अगर detritus को small particle या फिर आप कह सकते हैं सिंपल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। और फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म कौन करता है, डेट्राइटोवोर्स। एग्जांपल में अर्थवर्म, आप देखते हैं अगर कोई पत्ती गिर जाती है तो अर्थवर्म क्या करता है, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है, तो वही क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। और सेकेंड स्टेप होता है लीचिंग, इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं go down into the soil horizon and precipitates as a unavailable salt. लीचिंग में क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं वो सॉइल में नीचे चले जाते हैं, सॉइल के हॉरिजॉन में, और वहीं पे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और क्या एज अ जो कि अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह वर्क करने लगते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ द detritus into simpler inorganic substances by bacterial and fungal enzyme। अब एक कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है, पहले ही देखिए कैटाबॉलिज्म में है क्या, डिट्राइटस से सिंपलर इनऑर्गेनिक सबस्टांस में या फिर सिंपलर सबस्टांसेस में ब्रेक डाउन होना ही क्या है, कैटाबॉलिज्म है। और बैक्टीरिया और फंगल इसको कैटाबॉलिज्म को परफॉर्म करते हैं। अब कंफ्यूजन ये आता है कि डिकम्पोजिशन, फ्रेगमेंटेशन एंड कैटाबॉलिज्म, ये तीन चीज़ों में कंफ्यूजन आता है। तो आप इसको क्लियर ऐसे कर सकते हैं, देखिए डिकम्पोजिशन तो पूरा प्रोसेस ही है, किसको, जो डिग्रेडेड हम डेट्राइटस होते हैं लाइक एनिमल रिमेन्स, लीव्स रिमेन्स, फ्लावर्स, ये सबको अगर कन्वर्ट किया जाए किसमें, सिंपलर सबस्टांसेस में, तो ये क्या प्रोसेस है, डीकम्पोजिशन। सिंपलर सबस्टांस में कन्वर्जन क्या है, डीकम्पोजिशन। वही सिंपलर पार्टिकल या फिर स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्जन क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। और वही इनऑर्गेनिक सबस्टांस में अगर ऑर्गेनिक मटेरियल को या फिर डेंड्राइटस को कन्वर्ट किया जा रहा है तो वो क्या है, कैटाबॉलिज्म है। तो आप ऐसे याद रखें, अगर सिंपलर सबस्टांस में बोल दिया जाए तो डिकम्पोजिशन, स्मॉलर पार्टिकल या फिर सिंपलर पार्टिकल बोल दिया जाए तो फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म किसमें, इनऑर्गेनिक सबस्टांस में। द अबव थ्री प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं है कि पहले फ्रेगमेंटेशन होता है फिर लीचिंग फिर कैटाबॉलिज्म, ये तीनों प्रोसेस सीक्वेंस में नहीं होते, साथ में होते हैं। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ, ये दोनों प्रोसेस जो हैं, ह्यूमिनिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन सॉइल तब अकर करते हैं। ह्यूमिनिफिकेशन में होता क्या है, accumulation of the humus that is dark amorphous colloidal substance in soil। सी ह्यूमस है क्या, कोलाइडल सबस्टांस है, डार्क एमॉर्फस होता है जो कि सॉइल में एक्युमुलेट हो जाता है। एंड ह्यूमस क्या होता है, रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, सो डिकम्पोजेस वेरी स्लोली। ह्यूमस बहुत स्लोली डिग्रेड होता है क्योंकि वो रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शंस के। और जो ह्यूमस है वो कोलाइडल नेचर का होता है एंड इज सर्व एज अ रिजर्वायर फॉर न्यूट्रिएंट, और ये न्यूट्रिएंट रिच होता है इसलिए ये एज सर्व करता है एज ए रिजर्वायर की तरह। Mineralization, that is the last process of fragmentation, decomposition process. It is the release of inorganic nutrient due to the degradation of humus by some microbes। मिनरलाइजेशन में क्या होता है, ह्यूमस को डिग्रेडेट किया जाता है इन और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को रिलीज किया जाता है वही कुछ माइक्रोब्स द्वारा, वही क्या है, मिनरलाइजेशन प्रोसेस है। अभी आपने ये तो पढ़ लिया कि डिकम्पोजिशन होता कैसे।
अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डिकम्पोजिशन को। सो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिकम्पोजिशन, उसमें पहला फैक्टर है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेंड्राइटस और दूसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस मीन्स डेट्राइटस किस तरीके का उसका नेचर है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। इफ डेट्राइटस इज स्लोली डिग्रेडेड इन डेट्राइटस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, अगर डेट्राइटस लिग्निन एंड काइटिन रिच है तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो होगा स्लो होगा, और decomposition will be quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substance like sugar। और वहीं अगर जो decomposition fast होगा अगर जो detritus हो वो rich हो किसमें, नाइट्रोजन में, वाटर soluble substance जैसे कि सुगर। और सेकेंड फैक्टर जो क्लाइमेटिक फैक्टर है उसमें हमारा टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर दो चीज़ें आती हैं। Warm and moist environment favor decomposition। Warm and moist environment जो होता है वो decomposition process को speed up करता है। And low temperature anaerobiosis inhibit decomposition resulting in building up of the organic material। See, initiation में आपने पढ़ा कि decomposition क्या है, largely an oxygen requiring process, एरोबिक प्रोसेस है। तो अगर टेम्परेचर लो है और एनारोबिक कंडीशन है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा या फिर नहीं होगा, और इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो इकट्ठा होते जाते हैं, बिल्डअप होते रहते हैं। तो ये आपने अभी क्या पढ़ा, सेकेंड कंपोनेंट जो है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम।